क्या आप जानते हैं रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है या रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल में हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। जो आज हम बात करेंगे वो कंप्लीट रिस्क के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं और कैलकुलेट कैसे करते हैं। बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। हम रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंशियल एवं नॉन फाइनेंशियल रिस्क। जैसा कि मैंने पहले बताया, रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। जैसे कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, फ्यूचर अनसर्टेन है, तो अनिश्चितता को मेजर करते हैं हम रिस्क के थ्रू। एवरी बिजनेस एंड इन्वेस्टर फेस टू मेजर टाइप ऑफ रिस्क। प्रत्येक बिजनेस में टू टाइप का इन्वेस्टर रिस्क फेस करता है। फर्स्ट होता है फाइनेंशियल रिस्क, जो नंबर बेस्ड होता है। सेकंड होता है नॉन फाइनेंशियल रिस्क, जो क्वालिटेटिव बेस्ड होता है। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे फाइनेंशियल रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो जितने भी फाइनेंशियल रिस्क है वो रेशियो के थ्रू एवं फार्मूला के थ्रू एवं वोलेटिलिटी के थ्रू मेजर किए जाते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन यह मार्केट की वोलेटिलिटी को मेजर करता है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस फार्मूले के थ्रू, जो मेजर करते हैं कि रिटर्न कितना आपका फ्लक्चुएट हो रहा है। ये आर एवरेज रिटर्न है। मान लीजिए कोई पोर्टफोलियो 10%, 5%, 20%, -5% रिटर्न दे रहा, तो उसका एवरेज क्या है को डिवाइडेड बाई एन से करते हैं। देन स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी कैलकुलेट करते हैं। हायर एसडी मतलब हायर रिस्क। इस तरीके से रिटर्न है। अगर हायर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उस पोर्टफोलियो में हायर रिस्क होगा। इसको यूज करते हैं स्टॉक्स के रिटर्न को मेजर करने के लिए, म्यूचुअल फंड के एवं क्रिप्टो करेंसी के रिटर्न को मेजर करने के लिए। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, बीटा, यह मार्केट रिस्क होता है। मार्केट का बीटा, जैसे निफ्टी 50 का बीटा 1। अब मार्केट के बीटा से आपका स्टॉक्स का कितना बीटा है, उसके अकॉर्डिंग रिस्क मेजर किया जाता है। बीटा कैलकुलेट करते हैं हाउ मच ए स्टॉक मूव्स कंपेयर टू द मार्केट। मार्केट के अकॉर्डिंग आपका स्टॉक कितना वोलेटिलिटी है। तो इसका जो फॉर्मूला कोवेरियंस स्टॉक्स एवं मार्केट वेरिएंस ऑफ द मार्केट, मतलब वेरिएंस मार्केट की वोलेटिलिटी कितनी है और आपकी स्टॉक की कंपेयर टू स्टॉक की वोलेटिलिटी कितनी है। अगर मान लीजिए सिंपल वर्ड में समझें, अगर आपका स्टॉक का बीटा 1.5 है, तो अगर आप मार्केट 1% मूव हो रहा तो आपका स्टॉक 1.5% मूव होगा। अगर आपके स्टॉक का बीटा 0.5% है, तो आप अगर मार्केट 1% मूव हो रहा तो आपका स्टॉक 0.5% मूव होगा। यह विशेषकर मार्केट की वोलेटिलिटी को एक्सप्लेन करता है कि मार्केट में कितना रिस्क है। अगर वह स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह मार्केट के अकॉर्डिंग कितना रिस्की है। जैसे कि बीटा 1 होता है, सेम मार्केट का बीटा होता है। अगर एक से ज्यादा बीटा है तो वह मोर रिस्की है, एक से कम बीटा है तो वो लेस रिस्की है। अगर बीटा 1.5 है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो स्टॉक आपका 50% मोर देन मार्केट से रिस्की है। बीटा बेसिकली रिस्क को डिफाइन करता है कि आपका स्टॉक्स मार्केट के अकॉर्डिंग कितना रिस्की है। थर्ड मेजरमेंट, डेट टू इक्विटी रेशियो। 50 लाख का कंपनी का डेट है, 25 लाख की इक्विटी है, तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2 है। जितना हायर डेट टू इक्विटी रेशियो होगा उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क होगा, क्योंकि कंपनी को हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फार्मूला है ईबिट अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ईबिट का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एवं टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आता है। ये कहाँ मिलेगा आपको? इनकम स्टेटमेंट में, वहां आपको ईबीआईटी मिलेगा। फर्स्ट होता है सेल्स, माइनस करते हैं सीओजीएस। देन आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में सेलिंग, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस होता है, तो आता है एबिटा। एबिटा में माइनस होता है डेप्रिसिएशन, तब आता है ईबीआईटी। ऐसे इसमें मेजर करते हैं। सेल्स अगर कंपनी की 100 है, सीओजीएस 60 है, हो गया 40, एसजीएनए 100 है, एबिटा हो गया 30, डेप्रिसिएशन 10 है, तो ईबीटीआई होगा 20। तो अगर किसी कंपनी का ईबीआईटी 10 लाख है और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 2 लाख है, तो उसका रेशियो 5 आएगा। जितना ज्यादा हायर होगा उतनी ज्यादा कंपनी को रिस्क होगा, क्योंकि कंपनी को उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जितना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा वह कंपनी उतना ज्यादा रिस्की होगी। नेक्स्ट में आता है वैल्यू एट रिस्क, वीआर। ये शो करता है कि एक दिन में मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस कितना हो सकता है। किसी कंपनी का वैल्यू एट रिस्क 1 लाख कैलकुलेट किया तो 95% कॉन्फिडेंस के साथ मैक्सिमम 1 डे में 1 लाख लॉस हो सकता है। लेकिन कंपनी वीआर के थ्रू मैक्सिमम 1 डे का लॉस कैलकुलेट करती है। डेरिवेटिव फ्यूचर्स में जो मार्जिन कैलकुलेशन होता है वो वैल्यू एट रिस्क पर ही कैलकुलेशन होता है। बैंकिंग, विशेषकर ये बैंकिंग में यूज होता है। नेक्स्ट है नॉन फाइनेंशियल रिस्क। नॉन फाइनेंशियल रिस्क को फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसको स्कोरिंग मेथड के थ्रू मेजर करते हैं, लेकिन इसे भी कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसमें फर्स्ट मेथड है रिस्क स्कोर मेथड है। कितनी प्रोबेबिलिटी है लॉस की और कितना उसका इम्पैक्ट आएगा। सिंपल, प्रोबेबिलिटी 1 to 5, इम्पैक्ट 1 to 5। अगर प्रोबेबिलिटी 4 है
इम्पैक्ट 5 है तो रिस्क स्कोर हुआ 20, जो कि काफी हाई रिस्क की है। अगर प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 2 है और इम्पैक्ट 2 है तो 4 हुआ, तो यह कम रिस्क की है। तो यह रिस्क स्कोर के मेथड के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। यह क्वांटिटेटिव मेथड है कैलकुलेट करने की रिस्क को। सेकंड में आता है रिस्क मैट्रिक्स, कैसे इम्पैक्ट होगा, लो मीडियम हाई प्रोबेबिलिटी है, और इम्पैक्ट क्या है, लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट। अगर लो प्रोबेबिलिटी है, लो इम्पैक्ट है, तो उसका लो इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर लो इम्पैक्ट है लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है तो उसका मीडियम पड़ेगा। ऐसे ही मीडियम में, ऐसे ही हाई में, क्योंकि अगर हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई इम्पैक्ट है तो बहुत क्रिटिकल होता है। इसमें ये रिस्क को प्रायोरिटाइज करने में यूज होता है, कैसे ज्यादा रिस्क हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसमें डिसाइड करते हैं। थर्ड में आता है की रिस्क इंडिकेटर, इसमें वार्निंग सिग्नल के थ्रू रिस्क को मेजर किया जाता है कि एम्प्लॉय का टर्नओवर रेट क्या है, कस्टमर की कंप्लेंट कितने आ रहा है, सिस्टम कितने टाइम डाउन टाइम में रहा। अगर हायर है, इंक्रीज है तो हायर रिस्क है। फोर्थ में होता है स्वॉट एनालिसिस, ये आपने बहुत ज्यादा वर्ड सुना होगा। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की, करेंगे तो उसमें थ्रेट्स क्या है। तो जो थ्रेट्स एवं वीकनेस होती है वह नॉन फाइनेंशियल रिस्क के अंतर्गत आती है, और जो कंपनी की स्ट्रेंथ एवं अपॉर्चुनिटी होती है ये कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क के अंतर्गत मेजर करते हैं इसको। इन दो को फाइनेंशियल रिस्क के अंदर मेजर करते हैं, और नॉन फाइनेंशियल रिस्क के अंदर वीकनेस एवं थ्रेट्स को मेजर करते हैं। फिफ्थ पोजीशन में आता है हीट मैप, इसमें कलर कोडिंग के थ्रू रिस्क को मेजर करते हैं। अगर ग्रीन कलर है तो लो रिस्क है, अगर ब्लू है तो मीडियम रिस्क है, अगर रेड है तो हाई रिस्क पर आता है वो। ये विशेषकर कंपनीज एवं बैंक्स यूज करते हैं कलर कोडिंग के थ्रू। डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल रिस्क एवं नॉन फाइनेंशियल रिस्क में, इसमें मेजरेबल बाय नंबर्स के थ्रू फाइनेंशियल रिस्क को मेजर किया जाता है, इसको मोस्टली नहीं। इसके टूल्स है रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन एवं बीटा, इसका मैट्रिक्स एवं स्कोर मेथड। यह डेट रिस्क को मेजर करता है, ये साइबर रिस्क को मेजर करता है। यह इसको आउटपुट होता है परसेंटेज रेशियो, इसका होता है लो मीडियम एवं हाई। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। मान लीजिए कोई कंपनी ए है जिसका हाई डेट रेशियो है, मतलब हाई फाइनेंशियल रिस्क है, पुअर आईटी सिक्योरिटी में, आईटी सिक्योरिटी है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क है। इन दोनों को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपरली इन्हें मैनेज नहीं करते हैं, इन दोनों को चेक करना आपको बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल रिस्क कंपनी में क्या है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या है। या अगर आप बोथ चेक किए बिना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह कंपनी में एक हाई रिस्क होता है। इसलिए आपको इसमें दोनों को एक साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कंपनी में क्या फाइनेंशियल रिस्क है, कौन से नॉन फाइनेंशियल रिस्क है, और देन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि इसका कंक्लूजन है कि फाइनेंशियल रिस्क को तो कैलकुलेट किया जाता है, और नॉन फाइनेंशियल रिस्क को इवेल्युएट किया जाता है। कंपनी में कितना नॉन फाइनेंशियल रिस्क है और फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करके मेजर किया जाता है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो दोनों को प्रॉपर वे में एनालाइज करता है, देन डिसीजन लेता है। फ्रेंड्स, आज मैंने फाइनेंशियल एवं नॉन फाइनेंशियल रिस्क के बारे में कि कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। इसमें विशेषकर दो रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है मेजर करने के लिए, डेली ट्रेडिंग में भी, इन्वेस्टमेंट में भी। फाइनेंशियल रिस्क के अंतर्गत जैसे कि आपको बीटा एवं स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि अगर इसको मेजर करके, इसको समझ के आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे एचडीएफसी बैंक का है, एचडीएफसी बैंक का बीटा 1 से बिलो है, 0.96 है, तो वह मार्केट के अकॉर्डिंग कंपेयर टू कम रिस्की है। वही मान लीजिए आईटी सेक्टर की कोई मिड कैप कंपनी है, कोफोर्ज है, उसका बीटा एबव है, 1.67 है, वह काफी हाई रिस्की है। इसलिए आपको बीटा प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन समझना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट का स्टैंडर्ड, उस आपके स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन काफी हाई है, और अगर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपने एक रिस्की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका रिस्क ज्यादा हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से रिस्क, कभी कभी आप देखते हैं कि निफ्टी 1% डाउन है लेकिन आपका स्टॉक 4% 5% डाउन है, क्यों? उसका यही रीजन है कि आपने कैलकुलेट नहीं किया, आपने चेक नहीं किया कि उसका बीटा कितना है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। इसलिए कोई भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये दो चीजें जरूर कैलकुलेट करें कि स्टॉक का बीटा क्या है और स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। इससे आपको उस स्टॉक का प्रॉपर रिस्क पता चलेगा, क्योंकि विदाउट रिस्क कैलकुलेशन किए बिना अगर आप हायर रिटर्न या लो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको अच्छा रिटर्न आए, वह पॉसिबल नहीं है। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर मैंने कोई वैल्यू एड करी हो, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।